अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम वर्क के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके बलूचिस्तान की क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको वर्क डन बाय अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। यानी कि वर्क डन जिस तरह से हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास वर्क जो होता है यानी कि काम हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं वर्क को W से डिनोट करूं तो हमारे पास F.D जो है यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास वर्क कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है, यानी कि किसी डायरेक्शन में जो बॉडी मूव की है हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट फोर्स यानी कि कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स के? कांस्टेंट फोर्स यानी कि वो फोर्स जिसकी वैल्यू जो है वो एक मतलब पॉइंट पे फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है और वो मैं एक ब्लॉक पे लगा रही हूँ उसको मूव कराने के लिए, तो ये फोर्स जो है ये मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी सर्टेन टाइम्स में, यानी कि अगर मैं उसको डिफरेंट टाइम में नोट कर रही हूँ तो मैं उसकी वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन ही रख रही हूँ। यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट तो मूव कर रही है बॉडी आगे, यानी उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन उस पर जो फोर्स लग रही है वो एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि 10 न्यूटन की है। ठीक, अब इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास केसेस हैं डिफरेंट जो कि हमने डिस्कस करने हैं कि जिस तरह से अगर ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें क्या दिखाया गया है कि एक ब्लॉक है जो कि पोजीशन ए पे पड़ा हुआ है, यानी कि अगर मैं इसको ब्लैक कलर से शो करने जा रही हूँ यानी कि पोजीशन ए पे पड़ा है और ये उसकी पोजीशन है जो कि फाइनल पोजीशन बी है। ठीक है, इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी वो हमारे पास क्या है, डी डिस्टेंस है, यानी कि डी जो है वो इसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। और जो इसके हमने फोर्स लगाई है वो एफ फोर्स लगाई है, और एफ फोर्स जो है वो किसी एंगल पे उस पे लगी है, यानी कि एंगल अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, अब अगर हम रिजोल्व करें फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में, जो कि हम कहते हैं कि इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स कहते हैं, यानी कि जब हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं और उसका ये लॉ है कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिससे राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हमारे पास एक ये कंपोनेंट बनता है फोर्स का और एक ये कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट ये एफ कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा और ये हमारा कंपोनेंट जो है वो एफ साइन ऑफ थीटा कहलाएगा। ठीक, यानी कि ये दो कंपोनेंट्स में ये हमारा जो फोर्स का मतलब कि फोर्स जो है वो रिजोल्व होगी दो कंपोनेंट्स में, एफ कॉज ऑफ थीटा एफ साइन ऑफ थीटा। अब वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स को अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वर्क डन हम किसी बॉडी पे अगर कोई वर्क डन कर रहे हैं बाय अ कांस्टेंट फोर्स तो वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है एक तो डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, और यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक, और दूसरा ये कि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो कंपोनेंट फोर्स का जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। यानी कि अगर हम देखें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकले, एक ये कंपोनेंट है जो कि इसकी डायरेक्शन ये है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट ये है जिसकी डायरेक्शन ये है। तो अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ये है हमारे पास,
तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमारे पास सेम है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा का जो कंपोनेंट है फोर्स का, वो हमारे पास मतलब कि पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के। तो इस वजह से हमने वर्क को किस तरह से डिफाइन किया है कि हमारे पास वर्क जो होता है वो क्या होता है, एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा, और इसमें जो एफ कॉज ऑफ थीटा है वो फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। ठीक, और ये जो एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली एंगल होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल है। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे पास ये जो एफ कॉज ऑफ थीटा है ये भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ बना के दिखाती हूँ, ये जो बात की है मैंने कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल थीटा हम कह सकते हैं, वो इस तरह से कह सकते हैं कि एफ कॉज ऑफ थीटा और डी जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो इसकी जगह मैं यहाँ डी भी कर सकती हूँ, और यहाँ जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास थीटा है। ठीक, अब अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो जिस तरह से बहुत जो अगर हम वर्क की बात करें स्टूडेंट्स यानी कि काम, तो अगर हम जनरली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो हमने कोई ना कोई वर्क परफॉर्म किया। लेकिन फिजिक्स में जो वर्क की मीनिंग है यानी कि उसके जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है, यानी कि हर केसेस में आप ये नहीं कह सकते कि आपने कोई वर्क परफॉर्म किया है। जिस तरह से अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये मैं आपको शो करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें दो केसेस दिखाए गए हैं। अगर आप पहले केस को कंसिडर करें कि हमारे पास फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन ये जो ब्लॉक हमने रखा है यानी कि ये जो ब्लॉक है स्टूडेंट्स, ये ब्लॉक इतना हैवी है कि आप इसको मूव नहीं कर पा रहे, यानी कि बहुत हैवी वेट का ब्लॉक है जिसके लिए आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, जो कि आपके पास नहीं है इतनी फोर्स कि आप उसको मूव करा सके। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वर्क डन हमारे पास जीरो होगा। अब क्यों जीरो होगा, इसलिए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, तो इस वजह से वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि यहाँ मैंने जब उसकी वैल्यू पुट की तो मेरे पास वर्क की वैल्यू के आगे जीरो आ गए। ठीक है, अब सेकंड केस अगर हम देखें कि अगर हमारे पास फोर्स जो है वो हमने एक ब्लॉक लिया, उसको हमने अपने शोल्डर पे रख के जो है हम उसको मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको आगे की तरफ मूव करा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो बॉडी जो है मतलब कि हम मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, और ये जो हमने लिफ्ट किया यानी कि हमने फोर्स किया है, फोर्स लगाई है इन द अपवर्ड डायरेक्शन टू लिफ्ट दैट ब्लॉक। ठीक, और मोशन हम जो है वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो हमारा जो एंगल बन रहा है यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो बन रहा है स्टूडेंट्स वो कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। ठीक है, 90 का बन रहा है एंगल। तो इस केस में भी हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने चाहती हूँ कि हमारे पास जिस तरह से हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में पढ़ा है कि हमारे पास वर्क डन जो है किस तरह से जीरो निकला, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एफ डी कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब अगर हम कॉज ऑफ थीटा को देखें तो कॉज जो है अगर उसकी वैल्यू मैं पुट करूं यहाँ, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि इन दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल था वो हमारे पास 90 का था, तो मैंने कॉज ऑफ जब 90 डिग्री पुट किया तो मैंने कॉज ऑफ 90 की जब वैल्यू देखी स्टूडेंट्स तो वो मेरे पास क्या वैल्यू आई, जीरो वैल्यू आई, जिससे मुझे ये पता चला कि यहाँ जो है वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमने कोई काम किया, लेकिन फिजिक्स की टर्म में आपने कोई काम नहीं किया और आपका जो वर्क डन है वो जीरो आया। ठीक, इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं यहाँ एक ब्लॉक बनाने जा रही हूँ और ब्लॉक जो है उसको मैं मतलब कि मूव करा रही हूँ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मैं फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, और जो मेरी डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि मैं डिस्प्लेस करा रही हूँ इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो जीरो का है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब है इनके दरमियान जो एंगल है वो जीरो है। और अगर मैं वर्क डन की वैल्यू इस केस में निकालना चाहूंगी तो मेरे पास क्या होगी, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और जब कॉज की वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो कॉज ऑफ जीरो जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होता है, कॉज ऑफ जीरो हमारे पास 1 होता है। ठीक है, कॉज ऑफ जीरो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो वर्क डन निकलेगा यानी कि एफ डी इंटू 1, और हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन जो है वो इस केस में आ जाएगा, यानी कि एफ इंटू डी, यानी कि वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि इस केस में जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैरेलल होंगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही होंगी, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हो जाएगा। अब एक और केस हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से अगर मेरे पास
इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए। जिस तरह से इस कार के केस में आपको नजर आ रहा है कि मैंने एक छोटी सी कार शो की है जिसमें हम लोग कार की जो मोशन है वो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वो मूव कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट लग रही है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट जो कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही होगी, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। और हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कि उसको जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे। वो फोर्स है जो हम एक्सटर्नली उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब आप इस फोर्स के बारे में ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, मतलब कि कोई भी फोर्स हो सकती है वो, ठीक। ये मतलब कि इस चीज को हमने डिस्कस नहीं करना है कि कौन सी फोर्स है, लेकिन हमने ये फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाली है। लेकिन ये फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इसकी मोशन को रोक पाए। इस वजह से जो कार है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जा रही है। तो इस केस में अगर हम वर्क थीटा की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये अगर मैं इसको यहाँ बनाऊं इसके वेक्टर्स, यानी कि ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर बन गया और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बन गया। तो इनके दरमियान जो एंगल है स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। और वर्क की वैल्यू अगर मैं इस केस में कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, एफ डी इंटू कॉज ऑफ 180 डिग्री। और 180 डिग्री जो होता है वो कितना होता है कॉज में, अगर उसकी वैल्यू देखें तो वो -1 होता है, ठीक। तो जिससे मुझे पता चलता है कि वर्क जो है वो माइनस एफ इंटू डी बन गया। यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स ये शो कर रहा है कि यहाँ नेगेटिव वर्क परफॉर्म किया गया है, ठीक। और ये जो है ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आपने सुना होगा कि फिजिक्स में ये वर्ड बोला जाता है कि नेगेटिव वर्क जो है वो क्या होता है। तो नेगेटिव वर्क वो होता है जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, ठीक। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क के इंट्रोडक्शन में भी हमने देखा था कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो फोर्स जो है क्योंकि हम न्यूटन में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितने होती है, मीटर में। तो इसका जो कि हमारे पास न्यूटन मीटर बनता है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जाउल के बराबर होता है। और 1 जाउल ऑफ वर्क जो है वो कब बॉडी परफॉर्म करेगी, जब हम उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे और वो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट जो है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस की। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आपने देखा है कि हमने वर्क डन फाइंड आउट किया है फॉर द कांस्टेंट फोर्सेस, यानी कि वो फोर्सेस जिसमें मतलब कि वो काम जिसमें हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। और उसके लिए जो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर रखा था स्टूडेंट्स वो हमारे पास था एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा। और ये हमारे पास जो थीटा एंगल था इसके बारे में हमने ये बताया था कि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया था। अब हमने देखना है कि हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस क्या होती हैं और उनमें वर्क डन की वैल्यू क्या होती है। अब उसके लिए मैं अगर आपको एक मतलब कि एग्जाम्पल लेंगे हम स्टूडेंट्स के, हमारे पास एक स्प्रिंग है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है स्टूडेंट्स, जो कि जिससे मैं एक्सटेंड कर रही हूँ विद अ फोर्स, यानी कि हम उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। इसे मैंने एक रिजिड बॉडी के साथ अटैच किया स्प्रिंग को। अभी ये मीन पोजीशन पे, यानी कि उसमें एक्सटेंशन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि वो मीन पोजीशन पे है। जब मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई तो उसने उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस की, जिसे मैंने x से डिनोट किया, जिससे मुझे ये पता चलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि F जितनी मैं फोर्स लगाऊंगी उतनी मैं एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और ये जो है ये हम हुक्स लॉ के जरिए भी देख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू -kx, जो है हुक्स लॉ ने हमें ये फॉर्मूला भी जनरेट किया। अब इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, लेकिन हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि इसमें ये चीज है कि हमारे पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि फोर्स जो है इसमें क्या होगी, वेरिएबल होगी, यानी कि चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और जो कांस्टेंट फोर्सेस होती हैं उसमें क्या होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से क्या होती हैं, चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल वो 10 न्यूटन की है तो वो 10 न्यूटन पे ही फिक्स रहेगी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, ठीक। अब यहाँ ये तो हमने एक सिंपलेस्ट केस देखा स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स केस की तरफ जाएं, जिस तरह से अगर मैं आपको एक और डायग्राम शो कराने जा रही हूँ, ये मेरे पास एक स्टूडेंट्स डायग्राम आ गई है। अगर आप इस पे गौर करें तो हमने यहाँ एक चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि वो ये है कि अगर मैं ए पॉइंट, यानी कि यहाँ मैं कोई ए पॉइंट ले लेती हूँ और ये मेरे पास पॉइंट जो है ये बी पॉइंट है, ठीक। और मैं ए से बी तक इसी स्प्रिंग को जो है वो मूव करा रही हूँ, लेकिन अब स्प्रिंग को जो मूव कराने की जो मेरे पास पोजीशन है वो कुछ इस तरह से नहीं है, बल्कि ये बहुत सिंपल केस था जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपना स्प्रिंग रखा है। लेकिन अगर मैं उसको किसी खास एंगल से चेंज कराऊं और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करूं, यानी कि फोर्स की वैल्यू भी हमारे पास चेंज हो और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मतलब कि एंगल भी हमारे पास चेंज हो,
तब उस केस में हमारे पास क्या होगा, जैसे कि अगर आप देखें ए से बी तक जो है हर पॉइंट पे एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज है, यानी कि एंगल जो है वो वेरी कर रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। एंगल जो है वो हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, हमें डायरेक्शन बताता है। तो जब इसका एंगल भी चेंज हो रहा हो और फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही हो, तो ऐसे केस में हमारे पास जो वेरिएबल फोर्सेस है उनका कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब अगर हम देखें इस केसेस में हमें वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं कि हम उस पाथ के लिए जहां हमने वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि अगर मैंने स्प्रिंग को ए से बी पॉइंट तक की एक्सटेंशन करवानी है, तो उस पॉइंट को मैं ग्राफिक में ड्रॉ करूंगी और ये मेरे पास वाई एक्सिस में मेरे पास एफ कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आएंगी। एफ कॉज ऑफ थीटा मैंने वाई एक्सिस में ड्रॉ किया है और एक्स एक्सिस में जो है स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सटेंशन है। ठीक, अगर अब मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देती हूँ ताकि मोर क्लियर हो जाए हमारे पास, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, एफ कॉज ऑफ थीटा है जो कि मैंने वाई एक्सिस में लिया है और एक्सटेंशन जो है वो एक्स डायरेक्शन में। ठीक, अब ए से बी तक जाने में जो पाथ उसने फॉलो किया है वो ये है और हर पॉइंट पे जो एंगल की वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है और फोर्स भी चेंज हो रही है। अब मैंने उस सारे पार्ट को जो है वो स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर दिया, यानी कि उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उन छोटे हिस्सों का जो है वो क्या बन गया, जिस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल्स बन गए, छोटे छोटे जो है हमारे पास क्या है रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं अगर इस स्मॉल यानी कि पहले पार्ट के लिए वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगी स्टूडेंट्स, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, यानी कि स्मॉल के लिए मैं डेल्टा का साइन लगा रही हूँ, स्मॉल चेंज इन वर्क डन इन फर्स्ट, ये मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट के लिए जो वर्क डन हो रहा है स्टूडेंट्स वो मेरे पास क्या होगा, F1 इंटू डेल्टा D1। ठीक है, यानी कि F1 डॉट डेल्टा D1। ठीक, यानी कि ये मेरे पास क्या है, फोर्स है, यानी कि फोर्स यानी कि वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है इस स्मॉल चेंज के लिए। और ये जो मैंने मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने क्या लिखा है, डेल्टा D1 लिखा है। इसी तरह इसको जरा डार्क कलर से लिख देती हूँ स्टूडेंट्स की, ये मेरे पास डेल्टा D2 होगा, इसी तरह डेल्टा D2 और इसी तरह सो ऑन डेल्टा D3 डेल्टा D4, यानी कि ये जो स्मॉल हिस्से हैं मैंने इनमें डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू देखी है वो क्या है हमारे पास डेल्टा D1 डेल्टा D2, यानी कि उसको मैं यहाँ से भी लिख सकती थी, यानी कि ये मेरे पास क्या है डेल्टा D1, ये मेरे पास क्या है डेल्टा D2। ठीक है, इसी तरह सो ऑन डेल्टा डी एन तक हम जाएंगे। ठीक, यानी कि एन जो है वो कोई भी हो सकता है हमारे पास। और यहाँ जो है वो मैं फोर्स की वैल्यू लिख सकती हूँ, यानी कि यहाँ मैं लिख सकती हूँ F1 है फोर्स, यहाँ मेरे पास F2 फोर्स है। ठीक, अब अगर हम देखें इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यानी कि यहाँ मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, मैं फोर्स की वैल्यूज लिखाना चाह रही हूँ। ठीक, अगर हम अब देखें कि हमारे पास फोर्स की वैल्यूज जो हैं, यानी कि मैंने यहाँ F1 लिख दिया, यहाँ मैंने F2 लिख दिया और इसी तरह सो ऑन Fn तक जाएंगे हम लोग। और यहाँ जो इसकी वैल्यू है एंगल की वो θ1 है, यहाँ θ2 है, इसी तरह सो ऑन। अब जब इस यानी कि डेल्टा W1 की जब मैं स्टूडेंट्स को खोलूंगी, यानी कि इसको मैं एक्सपैंड करूंगी, तो मुझे पता है कि F डॉट जो है डॉट प्रोडक्ट हमें किस में मिलता है कि हमें ये खुलता किस में, कॉज में खुलता है, यानी कि F1 इंटू डेल्टा D1 इंटू कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा हमारे पास, कॉज ऑफ θ1। ठीक है, कॉज ऑफ θ1 ये हमारे पास इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आ जाएगी। सही, अब इसी तरह सेकंड इंटरवल यानी कि डेल्टा D2 के लिए भी हम स्टूडेंट्स वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा W2 इज इक्वल टू F2 वेक्टर डॉट डेल्टा D2। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और F2 इंटू डेल्टा D2 इंटू हमारे पास क्या आएगा कॉज ऑफ θ2। अब यानी कि हमने दोनों हिस्सों के लिए जो है वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अगर इसी तरह मैं हर छोटे छोटे हिस्से की वैल्यू कैलकुलेट करूं वर्क डन की, तो मैं अगर इन सबको एडअप करूं स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वर्क डन टोटल वर्क डन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। और जो टोटल वर्क डन है यानी कि WT से मैंने उसे डिनोट कर दिया है, टोटल वर्क डन क्या होगा, इन सब का सम होगा, यानी कि डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस डॉट डॉट मतलब कि सो ऑन अप टू डेल्टा WN, यानी कि n तक, यानी कि n अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि जितनी हमने इसमें नंबर, जितने हमने इसको हिस्सों में डिवाइड किया है, जितने हमने छोटे छोटे इसके हिस्से डिवाइड किए हैं वो n होगा। n आपके पास 10 भी हो सकता है, आपके पास 100 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है। अब अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूं जो कि मैं ऊपर कैलकुलेट कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरे पास F1 कॉज ऑफ θ1 इंटू डेल्टा D1 प्लस F2
F2 इंटू कॉज ऑफ थीटा 2 इंटू डेल्टा D2। ठीक, अब यानी कि ये हमारे पास इस तरह से निकल वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं और अप टू सो ऑन। और अगर मैं डेल्टा WN के लिए लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, देखें स्टूडेंट्स, F1 की जगह FN लिखूंगी, डेल्टा DN लिखूंगी और कॉज ऑफ थीटा n लिखूंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ आप वो वैल्यू डाल सकते हैं जितने आपने इसको हिस्सों में डिवाइड किया है, तो जिससे मुझे पता चलता है कि ये मेरे पास जो है वो टोटल वर्क डन की वैल्यू आ गई है।